हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं सीटेट, यूपीटेट एंड सुपर टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास पढ़ाने वाली हूँ। तो दोस्तों, फिर ये हमारे संस्था के सीटेट एंड यूपीटेट के चयनित छात्र हैं। दोस्तों, चलिए फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन 1। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन बी, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। ऑप्शन सी, विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। ऑप्शन डी, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो फिर बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बताइए, आप लोग कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी, विविध विन्यासों के से उदाहरण लेने चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। ऑप्शन सी, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ऑप्शन डी, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करिए। ऑप्शन ए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। दोस्तों, बाल विकास में जहाँ भी डर आ जाए, भय आ जाए, क्रोध आ जाए, लेकिन आ जाए, किंतु आ जाए, ही आ जाए, या रटना या याद करना, ये सब ऑप्शन नेगेटिव होते हैं। इनको हमें सबसे पहले अपने ऑप्शनों में से इन सबको सबसे पहले हटा देना चाहिए। उसके बाद जो ऑप्शन बचे उसमें से देखना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही है और कौन सा नहीं सही है। ओके, चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों, पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, हमें सबसे पहले देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में अक्सर नहीं पूछा होता है और हम उसे ध्यान नहीं देते हैं। तो पहले हमें नहीं वाले जगह ऑप्शन पे टिक कर लेना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, जिससे हम भूलें ना। चलिए, ऑप्शन ए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। ऑप्शन बी, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। ऑप्शन डी, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए, अति सक्रियता। ऑप्शन बी, असतर्कता। ऑप्शन सी, कम परिज्ञानता बोधगम्यता। ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन। बताइए दोस्तों, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ, ऑप्शन डी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ऑप्शन बी अनुकरण, नकल और दोहराना, ऑप्शन सी विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, ऑप्शन डी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी इसमें से तो सबसे पहले हटा देना, क्योंकि अनुकरण, नकल और दोहराना ये नहीं होता है। ऑप्शन सी विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, ये भी नहीं होगा। यहाँ याद करना और रटना होता है, वो क्वेश्चन ऑप्शन गलत होते हैं। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, संकल्पनाओं के बीच संबंध स्थापित करना, ये वाला ऑप्शन मेरा सही है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं, ऑप्शन बी अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, ऑप्शन सी इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती हैं, ऑप्शन डी त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ऑप्शन ए बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ऑप्शन बी यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, ऑप्शन सी बच्चे को दंड देकर, ऑप्शन डी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो देखिए दोस्तों, हमें कभी भी बच्चों को दंड नहीं देना है। चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर हम अपने दिमाग में बच्चों को लेकर चलेंगे, बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो अगर हम बाल विकास को अच्छे से समझ के चलते हैं तो इसमें काफ़ी नंबर पा सकते हैं। ये हमारे समझ के ऊपर, अगर हम इसको अच्छे से समझ गए तो फिर हमें बहुत आसान लगने लगता है ये सब्जेक्ट। इसमें हम करीब 25, 26, 28 नंबर तक पा सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए हम आपको अच्छे से अच्छा टॉपिक ला के देते हैं, जिससे आपका 28, 29 ऐसे नंबर मिल सकते हैं आपको। ओके, तो बताइए फिर इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शर्मिंदगी, ऑप्शन ए बच्चों के अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, ऑप्शन बी के भाव को अध्यापन प्रक्रिया की में बारंबार पैदा करना चाहिए, ऑप्शन सी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन डी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो बताइए आप लोग, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करिए। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ओके, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9, अधिगम की का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन ए बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन बी बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, ऑप्शन सी बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, ऑप्शन डी बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दोस्तों अभी हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेके चलते हैं, फिर नेक्स्ट मंडे से हम चैप्टर वाइज क्लास आपको लेकर चलेंगे। ओके, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम आपको अच्छा सा अच्छा टॉपिक देंगे। ओके, चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन ए, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन बी, असफलता अनियंत्रित है। ऑप्शन सी, योग्यता सुधारे है। ऑप्शन डी, योग्यता अटल है। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम्म ऑप्शन सी, योग्यता सुधारे है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? नंबर ऑप्शन ए, बारंबार परीक्षाएं। ऑप्शन बी, अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन सी, आधारित प्रतिस्पर्धाएं। ऑप्शन डी, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, अन्वेषण और संवाद। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन ए, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। ऑप्शन बी, विषय वस्तु को बहुरूपे में प्रस्तुत किया गया हो। ऑप्शन सी, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ऑप्शन डी, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करिए। ऑप्शन सी, वेरी गुड, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ऑप्शन बी, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। ऑप्शन सी, उच्च उत्तेजना, उच्च भय। ऑप्शन डी, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ओके, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर। ऑप्शन बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ऑप्शन सी, केवल आनुवंशिकता पर। ऑप्शन डी, केवल पर्यावरण पर। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए, आत्मकेंद्रिता। ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक विकार। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। ऑप्शन डी, स्व नियमन। बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन डी स्वनियमन। दोस्तों हमें प्रीवियस ईयर पेपर पहले इसलिए सॉल्व करना चाहिए क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो पेपर होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और कई बार तो हमें रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जिससे हम आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इसलिए हम पहले प्रीवियस ईयर सेट करेंगे, उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन बी, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को नामांकित करना। ऑप्शन डी, योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करिए। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की जरूरतों में आवश्यकताओं की पहचान करना। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, जैसा भी होगा वीडियो, जैसा भी आपको लग रहा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, फिर जो भी गलतियाँ होंगी मैं उसमें सुधार करूँगी और आगे मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊँगी जिससे आपका मन भी लगे और आपका पेपर भी क्लियर हो। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 17, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की वह योजना ऑप्शन ए, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी। ऑप्शन बी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होंगी। ऑप्शन सी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेंगी। ऑप्शन डी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेंगी। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए, कमेंट करिए। ओके, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक खेल प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन ऑप्शन ए, लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ऑप्शन बी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी, लैंगिक रूढ़वादिताओं को दर्शाता है। ऑप्शन डी, लैंगिक रूढ़वादिताओं की चुनौती देता है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करिए। ये तो आप लोग को जरूर पता होगा, बताइए फिर। ऑप्शन सी, ओके, लैंगिक रूढ़वादिताओं को दर्शाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ऑप्शन सी, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करिए। ओके, ऑप्शन ए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के
डैश डैश चरण को दर्शाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रथागत, ऑप्शन बी अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन सी प्रथापूर्व, ऑप्शन डी प्रथागत। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करिए। ऑप्शन डी प्रथागत। ओके, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। ऑप्शन बी परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। ऑप्शन सी विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ऑप्शन डी विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करिए। ऑप्शन सी विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, ऑप्शन सी बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, ऑप्शन डी एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करिए फटाफट। ओके, ऑप्शन ए ओके बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शन ए परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ऑप्शन बी संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ऑप्शन सी अमूर्त सोच का विकास, ऑप्शन डी विचार सोच में केंद्रीकरण। तो बताइए दोस्तों, बताइए आप लोग, कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी विचार सोच में केंद्रीकरण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ऑप्शन बी विकास बहुआयामी होता है, ऑप्शन सी विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ऑप्शन डी विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम में ही होता है। तो देखिए दोस्तों, जिसमें केवल है, जिसमें ही है, जिसमें जो भी ऐसे वर्ड आए, केवल, ही, भी, सभी आदि चीजें आए, वो ऑप्शन हमेशा काट दिए जाते हैं। ओके, तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी विकास बहुआयामी होते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है? ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी संतुलीकरण,
ऑप्शन सी सांस्कृतिक उपकरणों, ऑप्शन डी गुणारोपण। तो बताइए दोस्तों, इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करिए, बताइए। कुछ भी गलत सही जो भी आता हो आपको, आप वही बताइए। अगर हम बताएंगे, गलत ही बताएंगे तो भी कोई बात नहीं है, हमें बताना है, तभी तो सीखेंगे आप। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन सी सांस्कृतिक उपकरणों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ऑप्शन बी स्कीमा, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक उपकरणों, ऑप्शन डी उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो बताइए आप दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करिए। ओके, ऑप्शन बी स्कीमा मनोबल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन ए सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, ऑप्शन बी हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, ऑप्शन सी प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, ऑप्शन डी अभिवेदी समरूपी निर्देशों। तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, जिस ऑप्शन में हमें अवसर, अन्वेषण, खोज, ये सब वर्ड आए वो ऑप्शन सही होते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। हर बच्चे के स्वार्थ को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, देखिए हम आपके लिए अच्छा सा अच्छा टॉपिक लेके आते हैं। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन ए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, ऑप्शन बी छात्र जिसका अशक्त शरीर है, ऑप्शन सी मंदित छात्र, ऑप्शन डी विकलांग छात्र। तो बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करिए। ऑप्शन ए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन ए मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक, ऑप्शन बी अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, ऑप्शन सी सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, ऑप्शन डी अमूर्त, सांवेदिक, मूर्त। बताइए दोस्तों, कमेंट करिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए, जो भी आपको आ रहा है बताइए आप। ओके, ऑप्शन सी पहले सांवेदिक, फिर मूर्त और फिर अमूर्त, इसी क्रम में रहेगा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ओके, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, ऑप्शन बी अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ऑप्शन डी अध्यापक के पक्ष पर असफलता। बताइए आप लोग। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
हम 30 क्वेश्चन कराएंगे आज। तो बताइए लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ओके, दोस्तों ये हमारी संस्था का ऑफिशियल नंबर है और ये हमारी संस्था का एड्रेस है M38 सेक्टर 12 ब्लॉक M प्रताप विहार नियर डोमिनोज गाज़ियाबाद। ओके दोस्तों, अगर हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, जो भी ज़रूरत होगी वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, थैंक यू। दोस्तों ये हमारी संस्था का QR कोड है, इससे आप जुड़ के आप सीधा हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे हम आपको PDF वगैरह भी दे पाएंगे। और एक बार मेरी संस्था से जुड़ के देखिए आपको कैसा लगता है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं हमारी संस्था से। ओके, और ये हमारी संस्था का व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल करके आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। आपको जो भी ज़रूरत होगी, आपको PDF चाहिए होगा तो आपको PDF मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि कल। फिर हम आपको प्रीवियस ईयर सेट लेके चलेंगे। अभी मैं 5 प्रीवियस ईयर सेट कराऊंगी आपको, फिर आपको चैप्टर वाइज लेके चलूँगी। ओके, जय हिंद।